हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज का हमारा वीडियो कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शॉर्ट स्टोरी का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। इसका मीनिंग हमने आपको पिछले वीडियो में लिखवा दिया था, वहाँ से आप मीनिंग का अवलोकन कर सकते हैं और अगर मीनिंग याद हो गया हो तो यह पाठ आप आसानी से समझ सकते हैं। आपको ये भी बता दें, यह पाठ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के नए पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 9 में मोमेंट्स यानी सप्लीमेंट्री रीडर का पहला पाठ भी है। यानी इस पाठ को हम पढ़ाएंगे तो इसे कक्षा 9 के विद्यार्थी भी इसका लाभ लेंगे और 12वीं में पढ़ने वाले भैया या बहन को भी इस वीडियो से लाभ मिलेगा। उनका शॉर्ट स्टोरी का यह अंतिम पाठ होगा अकॉर्डिंग टू दिस ईयर्स सिलेबस, क्योंकि इस साल उनका जो 30% कटौती हुआ है उसमें से एक पाठ ये स्पेशल एक्सपीरियंस निकाल दिया गया है। ऐसी अवस्था में अब कुल 3 पाठ बचे थे, जिसमें से हमने आपको द गोल्ड वॉच और एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इसका अध्ययन करा दिया है। आज हम आपको अंतिम पाठ लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पाठ में उस बच्चे की क्या विशेषता है। आपको बताना चाहेंगे कि इस पाठ में एक छोटा बच्चा जो अपने माता पिता के साथ, एक बच्चे के लिए माता पिता की कंपनी सबसे बड़ी संगति होती है, सबसे बड़ा खुशी का मौका होता है, सबसे ज़्यादा प्रसन्न वो अपने माता पिता की संगति में ही होता है। एक बच्चा जो मेला देखने जाता है अपने माता पिता के साथ और जब वो उनके साथ रहता है तो बहुत सी चीज़ों की डिमांड करता है, बहुत सी चीज़ों के लिए लालायित रहता है, लेकिन एक ऐसा पल आता है कि वह अपने माता पिता से बिछड़ जाता है और बिछड़ने के बाद उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, बस यही इस पाठ का क्लाइमेक्स है। आप भी जानिए कि एक बच्चा जो जिन वस्तुओं के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ करता था, अपने माता पिता से अलग होने के बाद क्या उन वस्तुओं में उसे रुचि रही या नहीं रही, बहुत ही सुंदर मनोविज्ञान इस पाठ में दर्शाया गया है। बहुत ही शानदार चित्रण एक देहात के मेले का किया है श्री मुल्कराज आनंद जी ने। बहुत ही शानदार स्टोरी आपके सामने हम लेकर के हाजिर हुए हैं, द लास्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। तो चलिए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। चलिए देखिए, कहानी की शुरुआत यहाँ से हो रही है। द लास्ट चाइल्ड, मुल्कराज आनंद ने इसको लिखा है। कहानी की शुरुआत यहाँ से हो रही है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का त्यौहार था। फेस्टिवल मीन्स होता है स्प्रिंग, त्यौहार। स्प्रिंग मीन बसंत, बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। विंट्री माने शीतकाल होता है, सेड माने छाया होता है, नैरो माने सकरा होता है, लेन माने गली, एली माने कूच या सकरा रास्ता। सकरे रास्ते और गलियों से शीतकाल के छाया में से इमर्ज मतलब निकल रही थी, उमड़ रही थी एक गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, एक चमकीले वस्त्र पहने हुए लोगों की भीड़। ह्यूमैनिटी माने लोगों की भीड़, क्लैड माने पहनना, गेली माने प्रसन्नता होता है, लेकिन है प्रसन्नता का तात्पर्य चूँकि कपड़े की विशेषता बता रहा है तो चमकीला कह लीजिए। चमकीला कपड़े पहने हुए लोगों की भीड़ एक शीतकाल के गलियों और कूचों से निकल रही थी। थिक एज ए स्वॉर्म ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट्स इशूइंग फ्रॉम ए वैरन, और यह भीड़ इतनी घनी थी जैसे कि स्वॉर्म माने झुंड होता है, ब्राइट कलर्ड रैबिट्स मतलब रंग बिरंगे खरगोशों का झुंड, जैसे कि रंग बिरंगे खरगोशों का झुंड इशूइंग फ्रॉम ए वैरन अपने बिल से बाहर निकल आया हो, ऐसे लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे। दे इंटर्ड द फ्लडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन आउटसाइड द सिटी गेट्स। वे इंटर माने प्रवेश कर रहे थे फ्लडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन, चमकते हुए धूप, चांदनी धूप, चमकते हुए चांदनी धूप के समुद्र रूपी बाढ़ में वह प्रवेश कर रहे थे आउटसाइड द सिटी गेट्स, शहर के गेट के बाहर की तरफ। एंड स्पेड टूवर्ड्स द फेयर, और वे मेले की ओर आगे बढ़ रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़े से सवारी करते हुए चल रहे थे। अदर्स सैट, कुछ लोग बैठे थे। बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड ब्लॉक कार्ट, और कुछ लोगों को बैलगाड़ी में ले जाया जा रहा था और कुछ लोग बांस के माध्यम से ले जाए जा रहे थे। हमें लगता है पालकी वगैरह रहा होगा। वन लिटिल बॉय, एक छोटा सा बच्चा, रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग्स,
एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के पैरों के बीच से दौड़ता हुआ चला जा रहा था, ब्रीमिंग ओवर विथ, जो पूरी तरह से भरा हुआ था लाइफ एंड लाफ्टर, जीवन और हंसी से भरपूर। एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के पैरों के बीच से होता हुआ उछलते कूदते मेले की तरफ जा रहा था। द जॉयस मॉर्निंग गेव ग्रीटिंग्स एंड अनअसेम्ड इन्विटेशन टू ऑल। यह प्रसन्नचित सुबह, जॉयस मॉर्निंग मीन्स होता है प्रसन्नचित सुबह, यह प्रफुल्लित सुबह, गेव मतलब देता था, ग्रीटिंग्स माने स्वागत करता था लोगों का, एंड अनअसेम्ड इन्विटेशन और निर्लज्ज आमंत्रण दे रहा था लोगों को, टू कम अवे इनटू द फील्ड्स, खेतों में आने के लिए, फुल ऑफ फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स, जो फूलों और गीतों से भरा हुआ था, ऐसे खेतों में आने के लिए यह सुबह है लोगों का स्वागत कर रही थी और लोगों को निमंत्रित कर रही थी। तो पहले इस पैसेज में आपने देखा कि बसंत के त्यौहार के समय लोग मेला देखने जा रहे थे, चमकीले कपड़े पहने हुए थे और उनकी तुलना की गई है रंग बिरंगे खरगोशों से। जैसे खरगोशों का झुंड किसी बिल से बाहर निकल गया हो, वैसे लगता था सारे लोग रंग बिरंगे खरगोश की तरह बिल से बाहर निकल आए हैं और मेले की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ लोग बुलाक कार्ट से बैलगाड़ी से जा रहे थे, कुछ लोग घोड़े पर चढ़ करके जा रहे थे, कुछ लोग अन्य साधनों से मेले की तरफ जा रहे थे। इन्हीं भीड़ में एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ उनके पैरों के बीच दौड़ता हुआ खुशी से लबालब भरा हुआ था, वो भी मेला जा रहा था। सुबह का समय था, ये सुबह सबका स्वागत कर रही थी कि आइए और एंजॉय करिए। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने बुलाया, बेटा आ जाओ आ जाओ। एज ही लाइक्ड बिहाइंड, जैसा कि वह पीछे रुक गया था। अरेस्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, अरेस्टेड मतलब आकर्षित होकर के, बाय द टॉयज खिलौनों से, इन द शॉप्स दुकानों में, दैट लाइंड द वे जो पंक्तिबद्ध रास्ते में लगे हुए थे, उन खिलौनों की तरफ आकर्षित होकर के बच्चा पीछे रुक गया था। तो माता पिता ने बुलाया, बेटा आ जाओ आ जाओ। हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की तरफ जल्दी जल्दी आगे गया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर, ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी थे उनके पुकार के प्रति, अपने माता पिता के पुकार के प्रति उसके पैर आज्ञाकारी थे। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेडिंग टॉयज, उसकी आंखें स्टिल माने अभी भी, लिंगरिंग माने रुकी हुई थी, ऑन द रिसेडिंग टॉयज पीछे जाते हुए खिलौनों पर। रिसेडिंग माने आपने लिखा होगा पीछे जाता हुआ, यानी बच्चा आगे जा रहा अपने माता पिता की तरफ, लेकिन उसकी आंखें अभी भी पीछे जाते हुए खिलौनों पर टिकी हुई हैं। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जब वह वहाँ पहुँचा जहाँ वह लोग उसकी प्रतीक्षा करते हुए खड़े थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने हृदय के इच्छा को दबा नहीं सका। इवन दो ही वेल न्यू, यद्यपि वह अच्छी तरह से जानता था, द कोल्ड ओल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, उनके आँखों की पुरानी ठंडी इनकार वाली भावना को वह अच्छी तरह से जानता था, फिर भी अपने मन की बात को, अपने दिल की बात को रोक नहीं सका और कहा, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे उस खिलौने की ज़रूरत है। ही प्लेडेड, उसने निवेदन किया। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड ऑयड इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वेज, उसके पिता ने उसकी तरफ अपने चिर परिचित तरीके से, खतरनाक आँखों से, लाल आँखों से देखा। फिर से देखें, हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पिता ने उसे देखा, रेड ऑयड लाल लाल आँखों से, इन हिज फेमिलियर टायरेंट वेज, अपने चिर परिचित खूंखारी अंदाज में, अत्याचारी अंदाज में बच्चे की तरफ लाल लाल आंखें करके देखा। हिज मदर, लेकिन जो बच्चे की माता थी, उसकी माता, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, वह दिन के स्वतंत्र उमंग से थोड़ा पिघली हुई थी, वॉज टेंडर, वह मुलायम थी, एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू कैच, और उसे अपने अंगुली पकड़ने को कहते हुए बोली, सेड माने बोली, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, बेटा देखो तुम्हारे सामने क्या है। इन पिताजी ने बच्चे के डिमांड के प्रति जो रिएक्शन दिया उसे आप बखूबी समझ सकते हैं। इन्होंने कोई मुंह से जवाब नहीं दिया, अपनी आंखों से ही उन्होंने जता दिया
अपने खूंखारी अंदाज में बच्चे को इस तरह से इन्होंने देखा होगा कि बच्चा बेचारा सिकुड़ गया होगा और खिलौना मांगने की दूर वो दोबारा डिमांड ही नहीं कर सका होगा। लेकिन माता जी थोड़ा सा नरम थी, क्योंकि माताएं बच्चों के ज़्यादा करीब होती हैं, उनका दिल पिता से ज़्यादा कोमल होता है, तो कोमल थी और उन्होंने बच्चे को अपना अंगुली दे करके पकड़ने के लिए बोली और कहीं बेटा देखो तुम्हारे सामने क्या है। द फेंट डिस्गस्ट ऑफ द चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिजायर, बच्चे की अनफुलफिल्ड माने अतृप्त, असंतुष्ट, और डिजायर माने इच्छा, डिस्गस्ट माने निराशा, फेंट माने धूमिल। बच्चे की अतृप्त इच्छा की धूमिल निराशा had hardly been quelled in a heavy pouting sob of a breath mother, माता के भारी भरकम सिसकियों में परिवर्तित ही होने वाली थी। when the pleasure of what was before him, तभी वह आनंद जो उसके सामने था filled his eager eye, उसके उत्सुक आंखों को भर दिया। फिर से देखें, इस पैराग्राफ में लेखक जी बताना चाहते हैं कि बच्चा मम्मी मम्मी कहकर सिसकने ही वाला था जोर से, तभी उसके सामने एक ऐसा चीज़ दिखाई दिया जो उसकी आंखों में उत्सुकता ला दिया। दे हैड लेफ्ट द, वह छोड़ चुके थे, क्या छोड़ चुके थे, अगले पैराग्राफ में चलते। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड विच दे हैड वॉक्ड सो फार, वह लोग सड़क, धूल से भरे हुए सड़क को छोड़ दिए थे, यानी कह लीजिए पगडंडी रही होगी, कच्ची सड़क रही होगी, वो उस कच्ची सड़क को छोड़ दिए थे जिस पर दे हैड वॉक्ड सो फार, जिस पर वह अब तक चल रहे थे। इट वेंडेड इट्स वेरी वे, यह वेंड माने चलना होता है, यह अपने थकावदार, थकाने वाले रास्ते से चलता था। सर किसुसली टू द नॉर्थ, घुमावदार होते हुए, इन घूमते हुए यह उत्तर की तरफ लोगों को थकाते हुए रास्ता जाता था। दे हैड कम अपॉन ए फुटपाथ इन ए फील्ड, वह लोग अब एक खेत में एक फुटपाथ पर आ गए थे, यानी एक चक्रोट, खेतों के बीच जो चक्रोट होता है वो लोग अब उस चक्रोट पर आ गए थे। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ बच्चे की आंखों के सामने कौन सा नज़ारा है, शानदार नज़ारा, इसको आप लोग थोड़ा अवलोकन करें ध्यान से। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक चित्रण आपके सामने है और इस तरह का नज़ारा हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं फरवरी और मार्च, जनवरी फरवरी और मार्च के महीने में, जब हम लोगों के यहाँ रबी की फसल अपने युवा अवस्था में होती है, उस समय जरा देखिए। इट वाज ए पावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह एक फैला हुआ, पावरिंग माने फैला हुआ, मस्टर्ड माने सरसों होता है, यह एक विशाल फैला हुआ सरसों का खेत था। पैल पीला था, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पिघले हुए सोने की तरह, जैसे पिघला हुआ सोना हो उसी पिघले हुए सोने की तरह यह एक विशाल फैला हुआ सरसों का खेत था। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ ह्यूमन लैंड, ऐसे लगता था जैसे कि यह समतल भूमि पर मीलों मीलों तक फैला हुआ है। फिर से देखें, यह एक विशाल सरसों का खेत था जो पिघले हुए सोने की तरह था, जो लगता था कि किसी समतल जमीन पर मीलों तक यह पसरा हुआ है, फैला हुआ है। ए रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट, फिर देखें इसकी तुलना कैसे हो रही है, ए रिवर से, एक नदी, ऑफ येलो लिक्विड लाइट, एक पीले तरल प्रकाश, एक पीले तरल प्रकाश की नदी के समान ये सरसों का खेत दिख रहा था। एबिंग एंड फॉलिंग विथ ईच फ्रेश एडी ऑफ वाइल्ड विंड, जो हर मस्त हवा के झोंकों से, ताज़े हवा के झोंकों से उठ रहा था और गिर रहा था। यह माने उठना, फाल माने गिरना, जो मस्त हवा के झोंकों से, प्रत्येक मस्त हवा के ताज़े झोंकों से यह बार बार उठ रहा था और गिर रहा था। एंड स्ट्रेइंग इन प्लेसेज इनटू ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूटरी स्ट्रीम्स, और कई जगहों पर यह कई समृद्ध चौड़ी सहायक जलधाराओं में भी बढ़ जा रही थी। येट रनिंग इन ए कांस्टेंट सनी स्वीप टूवर्ड्स द डिस्टेंट मिरेगा ओशन ऑफ सिल्वर लाइट, फिर भी यह निरंतर, सनी मतलब धूप होता है, यह निरंतर धूप में बहुत दूर तक फैलती हुई जा रही थी, जैसे डिस्टेंट मिरिग ऑफ एन ओशन ऑफ द सिल्वर लाइट, चांदनी प्रकाश के, समुद्र के
दूर के मारीचिका की तरह यह काफ़ी दूर तक यह सरसों का खेत फैला हुआ था। यहाँ मिरेग माने होता है मृग मारीचिका। देखो मृग मारीचिका क्या होती है, रेगिस्तानों में जहाँ केवल रेत ही रेत होता है, वहाँ अगर धूप पड़ती है तो दूर से देखने पर ऐसा दिखाई देता है कि आगे जल है, लेकिन जब हम उस जल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें जल नहीं दिखाई देता है। एक भ्रम होता है, एक सस्पिशन होता है, एक लोगों का वहम होता है, उसी को मृग मारीचिका कहा जाता है। यहाँ उस धूप के नदी को मृग मारीचिका कहा जा रहा है। होयर इट एंडेड, जहाँ ये खत्म हुआ था, ऑन वन साइड एक तरफ स्टूड एक क्लस्टर ऑफ लो मड वॉल्ड हाउसेज, जहाँ ये खेत खत्म हुआ था एक तरफ मिट्टी के दीवार के बने हुए घरों का समूह। देखिए क्लस्टर माने समूह होता है, लो मड वॉल्ड हाउसेज छोटे छोटे मिट्टी के दीवारों के बने हुए घर का समूह था। थ्रोन हाउसेज, हाँ हाउसेज थ्रोन इनटू रिलीफ बाय ए डेंस क्राउड ऑफ येलो रोब्ड मेन एंड वुमेन। और इस घरों से, ये जो घरों का समूह था, इस समूह से पीले वस्त्र पहने हुए पुरुष और महिलाओं की घनी भीड़ निकल रही थी फ्रॉम व्हिच, और इसी भीड़ में से ये रोज उठता था, निकलता था ए हाई पिच्ड सीक्वेंस ऑफ व्हिस्टलिंग, एक निरंतर आवाज़ निकलती थी। व्हिस्टलिंग सीटी बजने की आवाज़, क्रीकिंग चरमराने की आवाज़, स्क्वीकिंग चूहे की आवाज़, रोरिंग गरजने की आवाज़, हमिंग नॉइजेज और भनभनाने की आवाज़, स्वीपिंग अक्रॉस द ग्रूव, जो इस छोटे से लता या छोटे से कह लीजिए छोटे से बगीचे से होकर के ऊपर की तरफ उठ रही थी, टू द ब्लू थ्रोटेड स्काई, नीलकंठ आकाश की तरफ ये आवाज़ें जा रही थी। लाइक द वायर्ड स्ट्रेंज साउंड ऑफ शिवाज मैड लाफ्टर, जैसे भगवान शिव का विचित्र रौद्र अट्ठहास हो, ठहाका हो, उसी भगवान शिव के ठहाके के समान ये आवाज़ें बगीचे को पार करते हुए ऊपर आकाश की तरफ नीलकंठ में पहुंच रही थी। तो क्या शानदार आपके सामने प्राकृतिक चित्रण इस पैराग्राफ में दिखाया गया कि बहुत बड़ा सरसों का खेत है। इस सरसों के खेत की तुलना पिघले हुए सोने से किया गया है। फिर इसे प्रकाश की नदी, पीले प्रकाश की नदी से किया गया है, जो हर हवा के झोंके पर उठता था और गिरता था, और दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि आगे जल होगा, एक भ्रम प्रतीत होता था। और जहाँ खेत खत्म था वहाँ घरों का समूह था, और उस घर में से लोगों का झुंड निकल रहा था, जो पीले वस्त्र पहने हुए थे, महिला थे, पुरुष थे, और इन सब में से, इस झुंड में से कई प्रकार की आवाज़ें, चूहे की आवाज़, चरमराने की आवाज़, मरमराने की आवाज़, भनभनाने की आवाज़, ढेर सारी आवाज़ें निकल रही थी और ये आकाश की तरफ जा रही थी। हम लोग अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर, बच्चे ने अपने पिता की तरफ देखा, एंड मदर, और अपने माता की तरफ देखा। सैचुरेटेड विथ द श्रिल जॉय, बच्चा अपने माता पिता की तरफ देखा, सैचुरेटेड विथ द श्रिल जॉय एंड वंडर ऑफ दिस वास्ट ग्लोरी, जो सैचुरेटेड माने भरे हुए थे, श्रिल जॉय इस तेज आनंद से, एंड वंडर ऑफ द वास्ट ग्लोरी, और ये विशाल वैभव के आश्चर्य से पूरी तरह से भरे हुए थे। एंड फीलिंग दैट, और वह यह अनुभव करते हुए कि दे टू, कि वह भी, और द एविडेंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट इन देयर फेसेज, कि वह भी अपने चेहरे पर इस शुद्ध आनंद के प्रमाण को ओढ़े हुए हैं। ही लेफ्ट द फुटपाथ, वह फुटपाथ को छोड़ दिया, एंड प्लंग्ड हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड, और फील्ड में यानी खेत में आगे की तरफ कूद गया, प्रवेश कर गया। प्रांसिंग लाइक ए यंग कॉल्ट, प्रांसिंग माने उछलते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए, लाइक ए यंग कॉल्ट, एक छोटा सा बच्चा होता है जो बछड़ा होता है, एक छोटे बछड़े के समान, गाय या भैंस के बच्चे को काल्ट कहा जाता है, घोड़े के बच्चे को भी काल्ट कहा जाता है। तो एक छोटे से बच्चे की तरह, बछड़े की तरह यह उछल गया खेतों में। हिज स्मॉल फीट टाइमिंग विथ द फिटफुल गस्ट ऑफ द विंड, उसके छोटे छोटे पैर हवा के लयबद्ध झोंकों के साथ सुर और ताल मिला रहे थे। टाइमिंग का मतलब यहाँ ताल मिला रहे थे, समय के साथ वो उसके पैर उठ और गिर रहे थे। दैट केम रिच विथ द फ्रेगरेंस ऑफ मोर डिस्टेंट फील्ड,
उस हवा के साथ इसके पैर तालमेल मिला रहे थे जो बहुत खुशबू लिए हुए दूर के खेतों से आ रही थी। ऐसे हवा के साथ इसके पैर तालमेल मिलाते हुए खेतों की तरफ चले गए। तो इस पैराग्राफ में आपने क्या शानदार नज़ारा देखा। बच्चा देखा कि जब उसके माता पिता ज़्यादा खुश हैं, उनके चेहरे पर भी ये शानदार आनंद झलक रहा है, तो वो भी अब थोड़ा सा बदमाशी करने पर सूझा। और बच्चे तभी बदमाशी करते हैं जब माता पिता उनके बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ढिलाई दे देते हैं। उसने देखा माता पिता अब खुश हो गए हैं, तो हमें अब थोड़ा सा बदमाशियाँ भी कर लेनी चाहिए। तो बदमाशियों के उद्देश्य से वह अब अपने माता पिता से अलग होकर के खेतों की तरफ चला गया। जब खेतों में गया तो उसने देखिए क्या देखा। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। भंवरों का एक समूह, ड्रैगन फ्लाई माने होता है भंवरा, भंवरों का एक समूह वेर बस्टलिंग अबाउट प्रदर्शन कर रहा था ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, अपने चमकीले बैगनी पंखों का प्रदर्शन कर रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बटरफ्लाई, और ये लोग एक अकेली काली तितली के उड़ान में बाधा पहुंचा रहे थे। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो फूलों से मधुरता की तलाश में उड़ने की कोशिश कर रही थी। ऐसे अकेले काली तितली को ये लोग छेड़ रहे थे, उड़ने नहीं दे रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर, बच्चे ने उनका हवा में पीछा किया, अपनी नज़रों से पीछा किया। विथ हिज गेज, गेज माने नज़र, अपने नज़रों से उनका पीछा किया। टिल वन ऑफ देम, जब तक कि उनमें से एक भंवरा वुड फोल्ड इट्स विंग्स, अपना पंख मोड़ नहीं लिया। एंड रेस्ट, और आराम नहीं करने लगा। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसने उसको पकड़ने का प्रयास किया। बट इट वुड गो फ्लैटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वह फड़फड़ाते हुए, फ्लैटरिंग और फ्लैपिंग दोनों का मतलब होता है फड़फड़ाना, लेकिन वह फड़फड़ाते हुए आकाश की तरफ उड़ गया, हवा में उड़ गया। When he had almost caught it in his hands, जब उसने लगभग उसे अपने हाथों में पकड़ लिया था, उसी समय चकमा देते हुए भंवरा हवा में उड़ गया। वन बोल्ड ब्लैक बी, एक साहसी काली मधुमक्खी, हैविंग इवेडेड कैप्चर्ड, हैविंग इवेडेड कैप्चर, इसको मंत्रमुग्ध करते हुए, सॉट टू टेम्प्ट हिम, उसको ललचाने का प्रयास किया। बाई हुइनिंग राउंड हिज ईयर, उसके कान के चारों ओर गुनगुना करके। आई नियरली सेटल्ड ऑन हिज लिप्स, और वह लगभग उसके ओंठों पर बैठ गई। व्हेन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, तभी उसकी माता जी ने उसे फिर चेतावनी भरा आवाज़ दिया। कम चाइल्ड कम, बेटा आ जाओ आ जाओ। कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पर आ जाओ। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, वह अपने माता पिता की तरफ बड़े प्रसन्नतापूर्वक गया। एंड वॉक्ड एब्रीस्ट ऑफ देम फॉर ए व्हाइल, और कुछ देर के लिए वह उनसे आगे निकल गया। बीइंग हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, जो भी हो थोड़ी ही देर बाद फिर से वो पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वार्म्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से आकर्षित होकर के along द फुटपाथ, जो सड़क के बगल निकले हुए थे, दैट वेर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, जो धूप का आनंद लेने के लिए अपने घरों से, या कह लीजिए अपने छिपने वाले स्थानों से निकल करके झुंड के झुंड बाहर आ गए थे। ऐसे कीड़े मकोड़ों के प्रति यह बच्चा आकर्षित होकर के पीछे रुक गया था। यानी माता पिता फिर थोड़ा सा आगे हो गए और बच्चा पीछे हो गया। अभी थोड़ी देर पहले यह दौड़ करके माता पिता को पीछे छोड़ दिया था, खुद आगे हो गया था, लेकिन जब उसे कीड़े मकोड़ों ने आकर्षित किया तो पुनः वो पीछे छूट जा रहा है अपने माता पिता से, और माता पिता अब आगे निकल गए हैं। कम चाइल्ड कम, आ जाओ बेटा आ जाओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव, उसके माता पिता ने उसे एक छोटे से बगीचे के छांव से, छाया में से उसको बुलाया। Where they had seated themselves on the edge of a well, जहाँ वह स्वयं को एक कुएं के कगार पर, एज माने किनारा होता है, कगार होता है, छोर होता है, एक कुएं के कगार पर बैठे हुए थे। He ran towards them, बच्चा भी उनकी तरफ बड़े प्यार से, बड़े प्रसन्नतापूर्वक दौड़ गया।
अब जिस बगीचे में ये लोग बैठे थे वहाँ का दृश्य हम लोग देखते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य आपके सामने दिखाई देगा। एन ओल्ड बनियान हियर, जिस बगीचे में बच्चा प्रवेश कर रहा है, जहाँ उसके माता पिता कुएं के क्या कहते हैं वो कुएं के किनारे पर बैठ कर के उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब बच्चा उस बगीचे में घुस रहा है तो वहाँ देख रहा है कि एक पुराना बरगद का पेड़ आउट स्ट्रेच इट्स पावरफुल आर्म्स, अपने शक्तिशाली बाहों को फैलाए हुए था। आर्म माने बाँ, यहाँ शाखा कर लीजिए, अपने शक्तिशाली शाखाओं को फैलाए हुए था। ओवर द ब्लोजमिंग जैक, खिलते हुए कटहल के ऊपर, जामुन के ऊपर, नीम के ऊपर, एंड चंपक और चंपक, ये सब पेड़ों के नाम है। इन सभी पेड़ों के ऊपर अपने शाखाओं को फैलाए हुए था। एंड सिरसा भी एक प्रकार का पेड़ है। एंड कास्ट इट्स साइडो, और अपने छाया को, यह बरगद का पेड़ अपनी छाया को डाल रहा था। एक क्रॉस बेड्स ऑफ गोल्डन कैसिया एंड क्रिम्जन गुलमोहर, अपने छाया को सुनहरे कैसिया और गहरे लाल रंग के गुलमोहर के फूलों पर अपने छाया को डाल रहा था। एन ओल्ड ग्रैंडमदर, एन ओल्ड ग्रैंडमदर, यहाँ एंड नहीं एज होना चाहिए था। एन ओल्ड ग्रैंडमदर, जैसे कोई बूढ़ी दादी माँ होती है, सेपरेट्स हर स्कर्ट्स ओवर हर यंग वंस, अपने दामन को, अपने आंचल को छोटे बच्चों के ऊपर फैलाए रहती है, उसी प्रकार ये विशाल बरगद का वृक्ष अपनी शाखाओं को जामुन पर, सिरसा पर, उसके बाद नीम पर, जामुन पर, चंपक पर, सिरसा पर तथा कैसिया और गुलमोहर के फूलों के ऊपर अपने छाया को, अपने शाखाओं को फैलाए हुए था। और ऐसे लग रहा था जैसे कोई बूढ़ी दादी माँ अपने छोटे बच्चों के ऊपर एक कपड़ा उड़ा देती हो, एक दामन, अपना आंचल उड़ा देती हो। यानी यह बरगद का पेड़ एक बूढ़ी दादी माँ की भूमिका में है, और उसके नीचे उगे हुए छोटे छोटे पेड़ और पुष्प ये छोटे बच्चे की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। बट द बल्सिंग ब्लूजम्स, लेकिन ये शर्माते हुए पुष्प, फ्रीली ऑफर्ड देयर एडोरेशन टू द सन, लेकिन ये लजाते हुए, शर्माते हुए पुष्प स्वतंत्र रूप से अपने श्रद्धा को, एडोरेशन में समर्पण, श्रद्धा कर लीजिए, अपने श्रद्धा को अर्पित कर रहे थे सूर्य के प्रति। इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोटेक्टिंग चैपरन, अपने सुरक्षा करने वाली सेविका, संरक्षिका के बावजूद ये अपने समर्पण को सूर्य के प्रति समर्पित कर रहे थे। बाई हाफ कवरिंग देमसेल्फ, अपने आप को आधा ढके हुए थे। एंड द स्वीट परफ्यूम ऑफ देयर पॉलन, और उनके परागकण की मधुर सुगंध विथ द सॉफ्ट मिंगल्ड विथ द सॉफ्ट, मिल रही थी विथ द सॉफ्ट कूल ब्रीज, उस कोमल और ठंडे हवा में मिल रही थी। दैट केम, जो आती थी, एंड वेंट इन लिटिल पफ्स, जो आती थी और छोटे हवा के झोंके में निकल जाती थी। ओनली टू बी वाफ्टेड एलाफ्ट बाई ए स्ट्रॉन्गर ब्रीज, और जब कभी कभी तेज हवा आती थी तब यह तेज हवा के झोंकों में बदल जाती थी। इस तरह से हवा आगे निकल जाती थी। फिर से देखिए इस पैराग्राफ को। इस पैराग्राफ में लेखक बताना चाहते हैं कि बरगद का पेड़ अपनी शाखाओं को अपने नीचे उगे हुए छोटे छोटे पेड़, नीम, जामुन, सिरसा, चंपक तथा अनेक प्रकार के फूलों पर अपने शाखाओं को फैलाए हुए था, अपने छाया को डाले हुए था। ऐसे डाले हुए था जैसे कोई दादी माँ अपने बच्चों पर अपने आंचल को, अपने स्कर्ट को डाल देती है। तथा लेकिन ये शर्माते हुए फूल अपने श्रद्धा को, अपने समर्पण को सूर्य के प्रति समर्पित कर रहे थे। कैसे? ये अपने आप को आधा ढके थे, और जो इनका अधखुला भाग था उससे इनका परागकण बाहर निकल कर के उस मधुर हवा में मिल जाता था, जो दूर से आती थी, खुशबू लिए हुए आती थी, और उस खुशबू के साथ ये खुशबू मिल करके आगे की तरफ बढ़ जाते थे, तेज हवा के झोंकों में परिवर्तित हो जाते थे। आगे देखें। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, फूलों की एक बौछार बच्चे पर गिर गई। एज ही इंटर्ड द ग्रूव,
जब वह उस छोटे से बगीचे में प्रवेश किया तो उसके ऊपर फूलों की बरसात हो गई। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को भूलते हुए, ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, वह गिरते हुए पंखुड़ियों को, पेटल माने पंखुड़ी, आप लोगों ने लिखा होगा, वह गिरते हुए पंखुड़ियों को अपने हाथों में बटोरना शुरू कर दिया। बट लो, लेकिन देखिए, ही हर्ड द कूविंग ऑफ द डव्स, उसने फाख्ते की कूकने की आवाज़ को सुना। बच्चे ने फाख्ता, आप कहेंगे डव क्या होता है? डव एक शैम्पू भी आता है, तो यहाँ शैम्पू की बात नहीं है। डव कबूतर के जैसा एक पक्षी होता है। ये डव एक प्रकार का पक्षी होता है जो कबूतर के जैसा ग्रे कलर का, या कह लीजिए हल्का सा सफ़ेद कलर का होता है। तो उसने क्या देखा, एक कबूतर नहीं बल्कि फाख्ता, एक फाख्ते को कूकते हुए सुना। एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और अपने माता पिता की तरफ चिल्लाते हुए दौड़ा। कह रहा द डव, फाख्ता फाख्ता। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, गिरती हुई पंखुड़ियाँ। रेनिंग पेटल्स का मतलब बरसती हुई पंखुड़ियाँ या गिरती हुई पंखुड़ियाँ। ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, उसके विस्मृत हाथों से, फॉरगेट मैंने भूल जाना होता है, उसके विस्मृत हाथों से गिर गई। ये क्यूरियस लुक वाज इन हिज पेरेंट्स फेस, उसके माता पिता के चेहरे पर एक विचित्र, एक जिज्ञासा भरा दृष्टिकोण नज़र आ रहा था। टिल एक कोयल स्ट्रक आउट नोट ऑफ लव, तभी एक कोयल ने प्रेम भरी तान छेड़ दिया, प्रेम भरा सुर, गीत गाना शुरू कर दिया। आई रिलीज्ड देयर पेंट अप सोल, और उनके दुखी हृदय को आनंद पहुंचाया। उस कोयल की आवाज़ इतनी मधुर थी कि सभी लोग वहाँ प्रफुल्लित हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। कम चाइल्ड कम, बेटा आ जाओ आ जाओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को बुलाया। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, उन्होंने बच्चों को फिर से बुलाया, बेटा आ जाओ आ जाओ, जो बरगद के पेड़ के चारों ओर बने गोल चक्करों के चारों तरफ घूम रहा था, दौड़ रहा था, उसको बुलाया गया। एंड गैदरिंग हिम अप, वह उसे अपने साथ समेटते हुए, दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, वह लोग उसी सकरे घुमावदार फुटपाथ को पकड़ लिए। व्हिच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो उन्हें सरसों को खेत से होकर के मेले की तरफ ले जा रहा था। एज दे एंटर्ड द विलेज, जब वे गांव में प्रवेश किए, बच्चों यहाँ विलेज नहीं होना चाहिए था, फेयर होना चाहिए। जब वो मेले में प्रवेश किए, द चाइल्ड कुड सी, तो बच्चा देख सकता था, मेनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, कई अनेक फुटपाथों को भीड़ से भरा हुआ देख सकता था। कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, जो मेले में बवंडर की तरह आकर के मिल रहे थे। कन्वर्ज माने मिलना होता है, एक बिंदु पर मिलना, और व्हर्लपूल माने बवंडर होता है, और थ्रॉन्ग माने भीड़ होता है। जब बच्चा मेले के पास देखा तो देख क्या रहा है, मेले के चारों दिशाओं से अनेक प्रकार के रास्ते जो भीड़ से भरे हुए हैं वो आकर के मेले में मिल रहे हैं। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और वह तुरंत बड़ा मंत्रमुग्ध हुआ। एंड फैसिनेटेड, बहुत आकर्षित हुआ, सम्मोहित हुआ। बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार के घबराहट से, उस संसार के कन्फ्यूजन से वो थोड़ा सा आकर्षित हुआ। ही वॉज एंटरिंग, जिसमें वह प्रवेश कर रहा था। तो बच्चों, हमने आज बच्चे को मेले तक पहुंचा दिया है। बच्चा घर से निकला, अपने माता पिता के साथ खिलौने की डिमांड करते हुए प्राकृतिक दृश्यों का, कीड़े मकोड़ों का, भंवरों का, तितलियों का, फूलों का, पौधों का, सबका एंजॉय करते हुए वो मेले तक पहुंच गया है। अब मेले में उसके साथ क्या कुछ घटेगा, इसे हम लोग पढ़ेंगे अगले भाग में। तब तक आप लोग इस पाठ का माने खूब बढ़िया से याद कर लीजिए, ताकि आपको ये पाठ समझ में आ जाए। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि बच्चा और कौन कौन सी चीज़ों की डिमांड करता है अपने माता पिता से, क्या वह उन चीज़ों को पाता है, अगर नहीं पाता है तो क्यों नहीं पाता है, उसके पीछे क्या लॉजिक होते हैं, और ऐसी कौन सी परिस्थिति आ जाती है, किन परिस्थितियों में वह अपने माता पिता से अलग हो जाता है, और अलग होने पर
उसकी दशा क्या हो जाती है, ये सब कुछ जानने के लिए हम लोग अगले भाग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मीनिंग याद करते रहें। धन्यवाद।